मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जहां आपकी तारीफ हो रही है वहां सब ठीक है, अगर कोई आपकी आलोचना कर दे तो उसको जेल में डाल दो, या उसके ऊपर ईडी डाल दो, या उसके ऊपर सीबीआई डाल दो। और जिस लोकतंत्र में आप बोलते हो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, आलोचना करने का अधिकार है, हकीकत यह है कि वर्तमान सरकार को आलोचना सुनने की शक्ति ही नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत की संसद दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत, जहां पक्ष और विपक्ष इस बात को लेकर बहस करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी नीतियां बनाई जानी चाहिए जिससे भारत को जल्द से जल्द विश्व गुरु बनाया जा सके। विपक्ष की भूमिका इस बात के लिए है कि वह सत्ता पक्ष से सवाल पूछती है ताकि सत्ता पक्ष अपना कर्तव्य ना भूल जाए कि जनता ने उसको चुनकर क्यों भेजा है। लेकिन अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो सत्ता पक्ष से सवाल कौन पूछेगा, और अगर सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो हो सकता है सत्ता पक्ष अपना कर्तव्य भूल जाए। और अगर सत्ता पक्ष अपना कर्तव्य भूल जाएगी तो फिर हमारा भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। और यही हो रहा है। वर्तमान में 141 सांसदों को निलंबित कर दिया है। अब अगर एक तरफ विपक्ष नहीं होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी रणनीतियां बनाई जा रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर जिससे हमारे सत्ता पक्ष का कर्तव्य बुलाया जा सके। और ये बात हमारे सत्ता पक्ष को समझ में नहीं आ रही है कि उनको जानबूझकर ऐसे निलंबन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिससे कि वो अपना कर्तव्य भूल जाएं और हमारा भारत विश्व गुरु बनते बनते रह जाए। मेरा तो सत्ता पक्ष से निवेदन है कि विपक्ष का सम्मान कीजिए, क्योंकि विपक्ष की उपस्थिति ही आपको आपका कर्तव्य याद दिलाती रहेगी। अब मुद्दा ये है कि इन सांसदों का निलंबन क्यों हुआ। ऐसा नहीं है कि इससे पहले सांसदों का निलंबन नहीं हुआ, इतिहास बहुत लंबा है, सांसदों का निलंबन तो होता रहा है। संसद की अपनी एक प्रक्रिया है, अगर तुम नियम कानून का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा निलंबन होना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए, क्योंकि दंड का प्रावधान तो सभी जगह है। पर निलंबन इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि संसद में सवाल पूछा गया है, या निलंबन का आधार निराधार नहीं होना चाहिए। हुआ ये कि हाल ही में जो नई संसद भवन है उसमें कुछ अपराधियों ने घुसकर संसद में ऐसा धुआं ही धुआं कर दिया। अब संसद में एंट्री के लिए आम नागरिक आसानी से नहीं आ सकता, उसके लिए किसी सांसद का एंट्री पास होना जरूरी है। और जो अपराधी संसद में घुसे थे वो प्रताप सिम्हा के अनुमति यानी उसके पास के द्वारा ही संसद में घुस पाए। कमाल की बात यह है कि इस सांसद से सवाल ना पूछते हुए, इस सांसद को निलंबित ना करते हुए उन सांसदों को निलंबित किया गया है जिन्होंने संसद में यह सवाल पूछा कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई। और गृह मंत्रालय को आके स्पष्ट रूप से इसका जवाब देना चाहिए था कि चूक आखिरकार हुई कैसे। इतना टैक्स वसूला जा रहा है, भारत कर्जा बढ़ता जा रहा है, कुल मिला के इनकम है, इनकम होने के बाद भी जो पैसा सुरक्षा पे खर्च हो रहा है, जब भारत की संसद ही सुरक्षित नहीं है तो फिर भारत की सीमाएं और भारत के नागरिक कैसे सुरक्षित होंगे। मणिपुर में जो हिंसा हुई उस पर कंट्रोल करने में जो समय लगा, इसका मतलब हमारे पास या तो व्यवस्थाएं कम थी या फिर सुरक्षा चूक हुई है हमसे। तो जब पैसा टैक्स पे ज़्यादा लिया जा रहा है, कर्जा भी लिया जा रहा है, तो फिर सुरक्षा पे प्रश्न पूछना जायज़ है। यही शायद विपक्ष ने सवाल पूछे होंगे और विपक्ष को सवाल ना देते हुए लगातार सांसदों को निलंबित कर दिया गया। निलंबन का एक अधिकार ये भी है कि मानते हैं कि ये हैं सांसद जिन्होंने हमारे उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की थी, उनका मजाक उड़ाया था। मैं बिल्कुल विरोध में हूं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी संवैधानिक पद का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इससे हमारे देश का मजाक उड़ता है। किसी को भी किसी की मिमिक्री करने का अधिकार नहीं है। अगर वो करता है तो मान लो कि वो संविधान का सम्मान नहीं कर रहा है। आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। और यह किसी भी तरह एक स्वस्थ लोकतंत्र में जायज नहीं ठहराया जा सकता कि एक वैधानिक पद दूसरे वैधानिक पद की मिमिक्री करे, उसका मजाक उड़ाए, फिर चाहे कोई भी हो। ऐसा किसी को भी करने का अधिकार नहीं है। यह देश नियम कानून और प्रोटोकॉल से चलेगा। वैधानिक पदों के लिए ये नियम कानून और प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति उस पद को धारण करता है
तो उस व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन समाप्त मान लिया जाता है। वो किस धर्म से है, वो किस जाति से है, हम उसको इस रूप में नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि उसका पद क्या है, तो हम उस समय उसके पद का सम्मान कर रहे होते हैं, व्यक्ति का नहीं। और भारत में हम अक्सर ये भूल जाते हैं। और जो व्यक्ति उस पद को धारण करता है उसके अंदर दोहरा चरित्र होता है। वो उस पद का भी लाभ लेना चाहता है और अपना व्यक्तिगत जीवन का भी लाभ लेना चाहता है। ना वो अपना जाति धर्म छोड़ना चाह रहा है और साथ ही साथ पद का लाभ भी लेना चाह रहा है, जो कि गलत है। आप संसद के अंदर बैठे हुए हो और आप भूल जाते हो कि आप एक सांसद हो और आप प्रोटोकॉल तोड़ते हुए प्रधानमंत्री को गले लगा रहे हो। आप मुख्यमंत्री पद पर हो, मुख्यमंत्री की गरिमा भूल जाते हो और आप प्रधानमंत्री पद के लिए असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हो कि हमारे कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, पैसे की हवस है। या आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा में ऐसी शर्मसार भाषा का प्रयोग कर रहे हो जो आमजन में स्वीकार ही नहीं है। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गरिमा होनी चाहिए वैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के बात करने का, उनके काम करने में ऐसा होना चाहिए कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श बने। और जो ये मिमिक्री की गई है उपराष्ट्रपति के लिए, मैं इसकी पूरी तरह से निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत बड़े पद पर बैठे हो माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपका सम्मान करता है, आपने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया। पर जब आपके बारे में कोई ऐसा बोलता है कि नहीं आप निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पा रहे हो, तो इससे हमारे लोकतंत्र का मजाक उड़ता है, इससे हमारी संवैधानिक पीठ का मजाक उड़ता है, संवैधानिक पदों का मजाक उड़ता है। आपका इंटेंशन भले ही सही हो, जब तक वो सही नहीं दिखेगा सभी जनता को, तब तक सही नहीं माना जाएगा। और मैं आज यहाँ पर बोल सकता हूँ कि संसद में जो निलंबन हुआ है ये पूरी तरह से गलत है। यह लोकतंत्र से तानाशाह की ओर जाने का एक कदम है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर विपक्ष नहीं होगा, आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, तो आप पद भटक जाएंगे। और शायद वही हो रहा है भारत में। हम सब साथ मिलकर ही इस भारत को विश्वगुरु बना सकते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कितने भी बलवान विद्वान हो, हम सबका साथ लेकर चलना ही जरूरी है। और लोकतंत्र में क्यों मैं बोल रहा हूं कि लोकतंत्र सबके लिए नहीं रहा है, अब लोकतंत्र में पक्षपात होने लगा है। जैसे मणिपुर में जब घटना हुई तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी या सरकार ने वैसा रैपिड एक्शन नहीं दिखाया जैसे दूसरे क्षेत्र राजस्थान के लिए दिखाया था। मणिपुर में जो हुआ है वो किसी छुपा नहीं है। छत्तीसगढ़ पीएससी का जो गड़बड़ी हुआ था, जिसमें घोटाले की खबर आई थी, और माननीय प्रधानमंत्री जब भाषण देने गए छत्तीसगढ़ में, तो सुनिए मंच से खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। भाइयों बहनों, पीएससी घोटाला, ये पीएससी घोटाला तो यहां के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कांग्रेस की कुनीति को छत्तीसगढ़ के नौजवान भुगत रहे हैं। जिनकी नौकरी लगी उनके सामने भी अनिश्चितता, और जिनको बाहर किया गया उनके साथ अन्याय। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को आश्वस्त करता हूं, जो भी इसके दोषी है, मेरे नौजवान लिख के रखो, जो भी इनके दोषी है, भाजपा सरकार बनते ही उन पर कठोर कार्रवाई होगी। अब माननीय प्रधानमंत्री से इतना कहना चाह रहा हूं, बगल में मध्य प्रदेश है, आपको मालूम है 5 साल से एमपीपीएससी लापता है। जो बच्चे 21 साल थे वो 5 साल का 26 साल के हो गए, और जो बच्चे 26 साल के थे वो ओवर एज हो गए। इसका भुगतान माननीय प्रधानमंत्री जी कौन करेगा? ये घोटाला समझ में नहीं आ रहा है। पैसे का घोटाला, पैसे लौटाए जा सकते हैं, 5 साल जीवन लौटा पाओगे कोई? क्या ये है लोकतंत्र? आप छत्तीसगढ़ में खड़े होकर घोटाले की बात चिल्लाकर चले गए। आपको मध्य प्रदेश का दर्द समझ में नहीं आया। आप भाषण में ये बोलते हो कि पेपर लीक हो रहा है राजस्थान में, वीडियो में सुनिए सभी लोग। राजस्थान में जितनी बार पेपर लीक होते हैं वो हर बार पूरे राज्य को शर्मिंदगी से भर देते हैं। पर जब मध्य प्रदेश में पेपर लीक हुआ तो आपको नहीं समझ में आया। बिहार में पेपर लीक हो रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। घोटाले तो सभी जगह हो रहे हैं ना। मध्य प्रदेश में पटवारियों की ज्वाइनिंग नहीं आई है। बच्चों ने कर्जा ले लेके पढ़ाई की, उम्मीद है कि ज्वाइनिंग आएगी तो पैसा आना शुरू हो जाएंगे,
15-15 लाख घूस लेने का आरोप है, तब ईडी सीबीआई लगाना चाहिए। यही तो लोकतंत्र है कि गरीबों की आवाज सुनने के लिए खत्म हो चुकी हैं पूरी चीजें। अब इधर बीएड करके लोग खड़े हुए हैं और अचानक से बोल दिया जाता है कि बीएड का कोई रोल नहीं है। अरे मर जाएं क्या ये बच्चे, या उम्मीद छोड़ दें इस लोकतंत्र में। अब भारत का युवा अनाथ बच्चों की तरह हो चुका है, जिसको पालने के लिए जो पेरेंट्स आते हैं वो उसी का शोषण कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि भारत में महिला और बच्चियों का बलात्कार होता है। कोई ये नहीं देख रहा है कि भारत में जो युवा बेरोजगार है उसका मानसिक बलात्कार हर नई सरकार आकर कर रही होती है। वादे दिखाते हैं कि हम तुम्हें इतना करेंगे, हम तुम्हें उतना करेंगे, और फिर इन्हीं युवाओं का शोषण हो जाता है। कोई सरकार ऐसी नहीं है जो युवाओं के मन की बात समझ पाए। केवल सब अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, अपनी इज्जत चमकाने में लगे हुए हैं, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। पार्टी को आगे बढ़ाना देश को आगे बढ़ाना नहीं है। पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना देश के लिए फंड इकट्ठा करना नहीं है। अपने आप की बड़ाई करना देश की बड़ाई नहीं है। देश का युवा अगर तुम्हारे पास गुहार लेके जाता है और तुम्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है तो यह स्पष्ट है कि यह लोकतंत्र बहरा हो चुका है। 60,000 से ज्यादा रोते हुए अभ्यर्थी बोले हम नौकरी करें या आत्महत्या करें। यह आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब कोई मेडल जीतता है माननीय प्रधानमंत्री जी, तो आप इसके लिए तत्काल ट्वीट कर लेते हो। मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जहां आपकी तारीफ हो रही है वहां सब ठीक है। अगर कोई आपकी आलोचना कर दे तो उसको जेल में डाल दो, या उसके ऊपर ईडी डाल दो, या उसके ऊपर सीबीआई डाल दो। आलोचना ये जीवंत लोकतंत्र का एक आभूषण है। और जिस लोकतंत्र में आप बोलते हो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, आलोचना करने का अधिकार है, हकीकत यह है कि वर्तमान सरकार को आलोचना सुनने की शक्ति ही नहीं है। और जो आलोचना अपनी नहीं सुन सकते हैं वो मेरी नजर में सबसे कमजोर होते हैं। लेकिन यह बात सही है कि मोदी जैसा प्रतिभाशाली नेता सदियों में एक बार आता है और अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। पर मोदी जी का जो कैबिनेट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं मोदी जी के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है। मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, और अगर कैबिनेट 9 घंटे भी काम कर ले देश आगे निकल जाए। तो मेरा तो कैबिनेट से निवेदन है, मोदी जी का साथ दीजिए, देश को विश्व गुरु बनाने में सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।